नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां बीजेपी ने राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम घोषित किए हैं। 15 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सांसद महेश शर्मा को त्रिपुरा का प्रभारी बनाया गया है, जबकि हरीश द्विवेदी को बिहार के सह प्रभारी बनाया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अरुण सिंह को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया, जबकि रमाशंकर कठेरिया को मध्य प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से। पीयूष, प्रभारी और जो सह प्रभारी हैं उनके नाम नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 24 को टारगेट करके आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी रही है कि चुनावों में समय रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और करीब 15 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी को भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है। और काफी सोच समझकर कई दिनों तक इस बात को लेकर अंदरूनी तौर पर मंथन चला था कि किनको किस राज्य का प्रभारी बनाना है, क्योंकि प्रभारी की जिम्मेवारी काफी अहम होती है। ऐसे अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो नाम है, बिहार में विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में ओम माथुर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सह प्रभारी भी बनाए गए हैं। हरीश द्विवेदी बिहार के सह प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा नितिन नवीन विधायक जो हैं वो छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही हम बात करें तो केरल के जो प्रभारी हैं वो प्रकाश जावड़ेकर को जिम्मेवारी उनको दी गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो सीपी मुरलीधर राव को प्रभारी बनाया गया है और सह प्रभारी 2 बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की सह प्रभारी की अगर हम बात करें तो 2 लोगों को सह प्रभारी बनाया गया है। चाहे हम बात करें पंकजा मुंडे को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा रमाशंकर कठेरिया जो कि सांसद हैं उनको भी सह प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश के तरुण चुग जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हें तेलंगाना की जिम्मेवारी दी गई है, उन्हें प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अरविंद मेनन को सह प्रभारी तेलंगाना का बनाया गया है। अरुण सिंह को प्रभारी बनाया गया है राजस्थान का। तो निश्चित तौर पे अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। त्रिपुरा की बात करें तो डॉक्टर महेश शर्मा जो कि सांसद है बीजेपी से, उनको प्रभारी बनाया गया है त्रिपुरा का, उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की जिम्मेवारी एक तरीके से प्रभारी जिन्हें बनाया गया है मंगल पांडे जो कि वर्तमान में एमएलसी है। इसके अलावा अमित मालवीय को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी और आशा लकड़ा को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है। अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब ये प्रभारी, जिस तरीके से प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेवारी इन लोगों को दी गई है, ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को और संगठन को मजबूत करेंगे। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जोड़ना है, किस तरीके से उन्हें और मजबूत करना है, ताकि लोकसभा की चुनाव की जो तैयारी है अभी से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में शुरू कर दे। यही कारण है कि 15 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नियुक्त किया गया है और अलग अलग जिम्मेवारी इन लोगों को दी जाएगी। अब ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो 15 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत की है। यात्रा की अगुवाई पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल सिटी में की और तीसरे दिन पदयात्रा की शुरुआत यहां से की गई। तो यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश में नफरत फैलाई है और इसी वजह से यह यात्रा आयोजित की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा केंद्र सरकार की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करने और देश के लोगों को आर्थिक असमानताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीकरण के खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, कांग्रेस लगातार अब भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है और इस यात्रा के जरिए कई तरह के संदेश दिए जा रहे हैं। क्या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी? देखिए, अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इसमें अलग अलग राज्यों को चुना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करीब करीब 120 वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं जो इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं और वो इस भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं और
पहली बार अगर बात करें पिछले 2 साल में एक बड़ी रैली की बात करें या भारत जोड़ो इस अभियान की बात करें तो एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की ओर से रखा गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में। तो कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक जमीन एक तरीके से खिसकती हुई नजर आ रही थी, अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जुबानी तौर पर हमलावर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। ऐसी आज भी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को तय किया गया है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं ये भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे। जयराम रमेश की बात करें या केसी वेणुगोपाल की बात करें, अन्य भी जो वरिष्ठ नेता है वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें तो करीब 2 से 3 महीने पहले से इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 2024 के चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दिया जाए और यही कारण है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और केंद्र सरकार बिल्कुल, यानी यही कोशिश है कि इसके जरिए 2024 को साधा जाए। बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में नवादा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सतीश कुमार उर्फ मंडन सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। राहुल गांधी की अगुवाई वाले भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आयोजित पदयात्रा जिला कांग्रेस कार्यालय जवाहर नगर से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख चौराहों से होती हुई गुजरी। कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा यहाँ पे नारे भी लगाए गए और इस यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया गया। आज हम लोग का पैदल यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है आदरणीय राहुल जी के द्वारा। हम लोग जिला में पद यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। क्या संदेश दे रहे हैं लोग? नफरत को मिटाना है, वो तोड़ेंगे हम। जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है और आज यात्रा नागरकोइल में स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से शुरू हुई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन तक चलेगी और ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक 3570 किलोमीटर होगी। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर यात्रा की शुरुआत यहां से की थी और बता दें कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो पदयात्रा हर दिन 2 चरणों में हो रही है। पहला चरण सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 3:30 से 6:30 बजे तक होगा। तो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की कोशिश है कि एक बार फिर पूरी तरह से एक्टिव हुआ जाए। और गोवा के क्लब रेस्टोरेंट पे बुलडोजर चलाने का मामला है, जिसमें कर्लिज क्लब गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लब को गिराए जाने पर अंतरिम रोक लगाई है। क्लब वाली जगह पे कारोबारी गतिविधि नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। एनजीटी के फैसले को बदलते हुए ध्वस्तीकरण पे रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने को लेकर आदेश दिया गया है और एनजीटी ने क्लब को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसी रेस्टोरेंट में सोनाली फोगाट की मौत हुई थी और रेस्टोरेंट के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। बिहार के बोधगया के एक निजी होटल में चल रहे जन अधिकार पार्टी के 3 दिवसीय मंथन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में इसका समापन हुआ। इससे पहले सभागार में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी के विस्तार और प्रोग्रेस के लिए पप्पू यादव ने बारी बारी से उनकी राय ली और उसके बाद पप्पू यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी का स्लोगन में कहा, जनता की सरकार, न्याय के साथ रोजगार, और आगे कहा कि कोई भी जनता सरकारी दफ्तर नहीं जाएगी, उनका समस्या उनके पास जाकर उन पूछी जाएगी और उसका हल किया जाएगा। ये गलत है, लगातार डराने का जो प्रयास है हम नीतीश जी से अलग करेंगे, कभी डरिएगा नहीं। मुझे नहीं पता नीतीश जी अभी तक क्यों भ्रष्टाचार के खिलाफ चोट नहीं किए। चोर बचाए सो, सुख बाजा तबाजा चलनी बाजा
फेंकता है कि यदि महागठबंधन के वो लोग नहीं लड़ेंगे, सीबीआई ईडी के खिलाफ पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी जब छेड़ेगी इस बिहार में, यदि इस तरह से डराने का काम बिहार को किया, बिहार की जनता को किया, डेवलपमेंट रोकने का काम किया, मैं आपको वचन देता हूँ, ये चुनी हुई सरकार के डेवलपमेंट को रोकने के लिए सिर्फ एक एजेंडा। बिहार से इतना डर क्यों मोदी जी आपको? और पटना से हमारे संवाददाता मनोज कुमार इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया, क्या संदेश यहां से दिया गया? जी देखिए, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो गठबंधन के बाद जो अभी महागठबंधन के साथ जब से सीएम नीतीश कुमार आए तब से पप्पू यादव उनके पक्ष में ही बोल रहे हैं। और लगातार यदि देखा जाए कि जहां पर भी इनके जाप करता, यदि कहीं पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या मिल रहे हो, यहाँ तो 3 दिवसीय सम्मेलन किया गया था। यहाँ पे सिर्फ नीतीश जी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पप्पू यादव का एक बात ये भी सामने इन्होंने कहा, 3 दिवसीय जो कार्यक्रम था उसमें पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिहार का लाल यदि प्रधानमंत्री बने तो किसी को क्यों पेट में दर्द हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पप्पू यादव अब नीतीश जी के समर्थन में आ चुके हैं और आने वाले समय में बहुत जल्द ये सुनने और देखने को मिलेगा कि पप्पू यादव का जो पार्टी है ये जो है अब जदयू के साथ और राजद के साथ गठबंधन में आ जाएगा। जबकि मैं आपको ये भी बता दूं कि आरजेडी से इनका संबंध अच्छा नहीं है और जदयू से भी अच्छा नहीं था, लेकिन अचानक जिस प्रकार सरकार जो बनी है आरजेडी के साथ, तब से ये लगातार पप्पू यादव उनके गुण गा रहे हैं, बिहार सरकार में हो रही कार्यों का बखान कर रहे हैं, जबकि ये खामियां निकाला करते थे एक समय में। यानी अब उनके नजरिया भी जो है वो बदलने लगा है, जो कि समीकरण और हालात बिहार के सियासी तौर पे बदल चुके हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। और नालंदा में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बालू माफिया द्वारा लगातार पुलिस टीम पर हमला किया जा रहा है। कुछ दिन पहले गिरियक थाना अध्यक्ष और उनकी टीम पर हमला कर गंभीर रूप से घायल किया गया था। एक बार फिर बिन थाना पुलिस की टीम पर बालू माफिया द्वारा हमला किया गया, जिससे एक पुलिस का जवान जो है वो घायल हुए। थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि मसाड़ा खंदा में भी 2 ट्रैक्टर द्वारा बालू खनन किया जा रहा था और इसकी सूचना पर पुलिस वहां पे पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस पर ही हमला किया गया। खबर कैमूर से है, जहां दुर्गावती में कर्णपुरा रेलवे संपार फाटक को बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने जम के विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस प्रशासन जबरदस्ती इस संपार फाटक को बंद कर रही है, जबकि अंग्रेजों के जमाने से ही ये बना हुआ है। इस फाटक के जरिए इस गांव के छोटे बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। ले लीजिए कि हमको 4 व्हीलर का रास्ता चाहिए जी। हम लोग बीमार होंगे या बच्चों को पढ़ने जाना है, देवी मंदिर हमारा इधर ही है, ब्लॉक इधर ही है, तो हम लोग कैसे जाएंगे आप ही बताइए। 6 किलोमीटर हम लोग पैदल जाएंगे तब तो आएंगे। 6 किलो 8। अभी तो प्रशासन आई हुई है और रास्ते को मतलब बंद कर रही है। हाँ, प्रशासन आई है, रास्ते को बंद कर रही है। लोग रोज आते हैं, रोज बंद करते हैं। यही है माँ का दर्शन, यही मिलेगा, यही रास्ता से। हम लोग का अंग्रेज जमाना का ही रास्ता है, जाने अंग्रेज जमाने का ही रास्ता है। ये आज बंद होता, हम लोग का आना जाना बंद होता। हम लोग 6 किलोमीटर कैसे जाएंगे? हमारा बच्चा कैसे जाएगा? हाई स्कूल में पढ़ने वाला, इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला, तो कैसे लेकर जाए? यहाँ रास्ते है, छोट बच्चा है, तो बताइए तो आप बीमार है, बच्चा छोट है, तो किस तरह स्कूल जाएंगे? हमको रास्ता चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, हमको रास्ता चाहिए। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन क्या कर रहे हैं? हमको कुछ भी रास्ता चाहिए, रास्ता के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारा मांग है सर, पहला काम गया से लेकर के मुगल सराय के बीच में पहला गेट है जिसपे रास्ता नहीं दिया जा रहा है और उसको बंद किया जा रहा है। जैसे भी आया हम लोग मना किए, हम लोग डीएम साहब यहाँ गए, डीएम साहब ने कहा कि नहीं, हमने पहले भी संज्ञान लिया है, एक बार फिर से संज्ञान ले रहे हैं, आपका पहले ऊपरी पुल बनेगा, इसके बाद वहाँ पे रास्ता क्लोज होगा। हम लोग उन्हीं के आधार पर थे, इन्फेक्शन हुआ, जांच हुआ, हमारे डीएम साहब से लेकर सारे लोग गेट पे हैं और सारे लोग हम लोगों को एक पेपर में भी लिखे हैं कि पहले आपका रास्ता, बच्चों का भविष्य तय होगा, सारा रास्ता क्लियर होगा, बनेगा, इसके बाद बंद। क्योंकि लाखों की रसायन केमिकल एक्सपायर हो चुकी है और जहरीले विस्फोटक केमिकल का छात्रों से इस्तेमाल कराया जा रहा था।
बताया गया है, जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ एक्सपायरी पाउडर और केमिकल उपलब्ध है। इसको हम एक 3 मैन कमेटी के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा अभियान और उसमें एक्सपर्ट को रख के हम जांच करवा लेते हैं। जांच करवाने के बाद जो बेहतर कार्रवाई होगी वो करेंगे। केमिकल खरीद में भी बड़े घोटाले की बात भी सामने आ रही है। वो तो बहुत पहले केमिकल खरीद हुआ होगा 2018-19 में, उसको भी जांच करवा लें।